होना तो चाहिए था जब बंगाल के चुनाव हुए थे उस वक्त, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसे हालात थे ही नहीं। उस वक्त जब पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो सकता था, 5 स्टेटों का हो सकता था, तो हरियाणा का भी उपचुनाव साथ साथ कराया जा सकता था। लेकिन इनको इस बात का एहसास था, पता था कि अगर चुनाव करा दिया तो फिर भाजपा और जेजेपी का जो कैंडिडेट आएगा, लोग उसकी जमानत भी नहीं बचेंगे, और जमानत के साथ साथ हल्के के किसी गांव में भी इंटर नहीं करने। इनके प्रयास तो थे कि चुनाव किसी तरह से और टड़े रहे। पंजाब का जब चुनाव हो या अन्य यूपी का चुनाव, उसके साथ एक चुनाव कराया जाए। इस किस्म की मंशा मेरे सामने मुख्यमंत्री ने जाहिर करी थी कि चुनाव तो आगे हो सकता है। मैंने कहा बकरे की बात कब तक बनाई, आखिर उसको कटना पड़ेगा। अब क्योंकि सब जगह हालात सामान्य थे और कहीं ना कहीं ये फैसला लेना था कि लोकसभा की 3 जो सीट थी उनको भरा जाए। उन तीनों सीटों की वजह से इनको ये चुनाव कार्य कराने थे। हरियाणा में पीछे इनसे जब पूछा गया सरकार से कि भी आप अपने चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, सरकार की तरफ से एफिडेविट दो कि चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये एफिडेविट दिया कि हमारे यहाँ पे अभी भी कोरोना का प्रकोप है और हमारे यहाँ इस तरह के अभी हालात नहीं है जिससे चुनाव कराया जा सके। ये एफिडेविट तो दिया इलेक्शन कमीशन ने, और हाई कोर्ट के अंदर पंचायत के चुनाव को लेकर के इशू पेंडिंग था, और हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने उसी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने इलेक्शन कमीशन को तो ये कहा कि कोरोना की वजह से यह हालात हमारे यहाँ नहीं है इलेक्शन, और हाई कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया इन्होंने जाकर के कि हमारे यहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हम पंचायत के चुनाव करा सकते हैं, तो आप हमें इसकी इजाजत दें। किस तरह से सरकार का दोगलापन था जो लोगों के सामने है। अब जब चुनाव होगा तो सरकार की तरफ से कोई उम्मीदवार बनकर के आएगा, उसकी जमानत नहीं बचेगी, उसकी हर हालत में जमानत जब्त होगी, और इनको जब वोट मांगने जाएंगे तो विरोध को फेस करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। मेरा जो क्षेत्र है, इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है, वो टोटल ग्रामीण है, और वहां सारे लोग खेती पे निर्भर करने वाले। मजदूर है तो खेती पे निर्भर करता है, किसान है तो खेती पे निर्भर करता है। पहले दिन से ही वो लोग कृषि के ये 3 काले कानून बने थे, उनके खिलाफ थे। और मैं विशेष रूप से, मैंने जब अपना रिजाइन किया था, मुझे जब किसान संगठनों की तरफ से इस तरह के मैसेज थे कि कोई पहल करे इस चीज की, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गया, जाकर के मैंने लोगों से खुल करके पूछा था कि तुम इन 3 काले कानूनों के पक्ष में और खिलाफ हो। हर गांव के अंदर बड़ी संख्या महिलाएं आई, नौजवान बच्चे आए, बड़े बुजुर्ग आए। उन्होंने खूब खुल करके ये कहा कि हम
नहीं चाहते कि किसी के दिनों काले कानून रहे, ये खत्म होनी चाहिए। तो मैंने कहा भी सरकार पे दबाव बनाने के लिए, इसके लिए मैं पहल करना चाहता हूँ। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल जब किसान की कोई भी अनदेखी करता था, वो चाहे किसी भी पद पे होते थे, वो उस पद को छोड़ देते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चलूं, क्योंकि मैं उस पार्टी से विधायक हूं जिस पार्टी का पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया। और अगर आज मैं कोई इस तरह का फैसला नहीं लूंगा तो कल को लोग ये कहेंगे कि चौधरी देवीलाल की पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति आज किसानों की हितों की लड़ाई लड़ने की बजाय कहीं अपना स्वार्थ देख रहे हैं। मुझे लोगों ने कहा कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। तो मैंने वही उनसे पूछ लिया कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लोगों की तरफ से भी खुल के आवाज आई थी कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने हल्के के एक व्यक्ति से पूछ करके रिजाइन किया और मेरे रिजाइन करने का आंदोलन पे असर पड़ा। उस वक्त इस किस्म के हालात पैदा हो गए थे कि जेजेपी के बीजेपी के भी बहुत से लोग जो ग्रामीणांचल से जीत करके आए थे, उनके इस बात का दबाव पड़ना शुरू किया था कि आप ये इस्तीफा दो। अगर उस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के लोग इस्तीफा देते थे तो आज उपचुनाव नहीं, आज मध्यवर्ती चुनाव। क्योंकि अगर 31-32 एमएलए इकट्ठे इस्तीफा दें तो फिर जो उन दिनों में विचित हुए विधायक थे बीजेपी की जेजेपी के, वो भी दबाव में आ जाते, वो भी इस्तीफा देते, ये सरकार चली जाती, ये सरकार बचती। इस सरकार को बचाने वाला, ऑक्सीजन देने वाली तो कांग्रेस पार्टी है, बंदर सिंह हुड्डा है, जिसने नो कॉन्फिडेंस मूव करके उन विधायकों का डर निकाल दिया जिनको ये डर था कि जो इस दबाव में आए हुए थे, जो इस्तीफा देना चाहते थे, उनका डर निकल गया कि अब तो 6 महीने इसको ऑक्सीजन के लिए 6 महीने सरकार नहीं जाएगी, तो तुम क्यों जल्दी करो। लेकिन अब कांग्रेस से जब आ जाएगी उन लोगों के बीच में वोट मांगने, तो उनको भी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ेगा कि अब आप किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आए हो। जब अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था तब तुमने भी अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश क्यों नहीं की। अगर तुम पेशकश करते तो आज ये सरकार सत्ता भी नहीं होती, आज मध्यवर्ती चुनाव होता है और किसानों की देशी सरकार इस प्रदेश में बन जाती। इस चुनाव से प्रदेश के बहुत समीकरण बदलेंगे। जैसा मैंने आपसे 25 सितंबर की रैली के लिए कहा था, सम्मान दिवस समारोह में ऐसे ऐसे लोग आएंगे चौधरी देवीलाल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैंने जो कहा था वो हुआ वहां। अब इस चुनाव की डेट तय होगी, इसके नामांकन पत्र भरने दो, इसके विड्रॉल होने दो, फिर आप देखना किस तरह से बदल बसती है सरकार। फिर ऐसे हालात बनेंगे कि आप अपनी कलम से लिखोगे और कहोगे कि अब सरकार जाने के कगार पे आकर के खड़ी है। जहां इस चुनाव में इस तरह के हालात बने, कहीं पे कुछ लोग इस इलेक्शन के ऊपर बड़ी टिप्पणियां दे रहे हैं। आपके माध्यम से उनको खुल करके कहना चाहूंगा कि वो स्वयं इस चुनाव में आए, स्वयं इस चुनाव को लड़े, ताकि इलाहाबाद के लोग उनकी
की तरह है, उनके भी कोई गलत फहमी नहीं। चाहे हम अपने चुनाव के लिए आपसे चर्चा करी, वहीं आपके माध्यम से प्रदेश के उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जो लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल जी की जयंती में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, और वहीं उन लोगों को भी एक सबक देने आए थे, उन लोगों को भी साफ संदेश देने आए थे जिन्होंने हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे। उनको ये संदेश दे दिया कि तुम मिट्टी हो जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है फिर शिखर पे आकर के 25 तारीख को लाखों की संख्या में आकर के उन्होंने ये दोबारा मोहर लगा दी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ठीक है कि आज विधानसभा में उसके सदस्य नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पे आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज है। ये संदेश पूर्ण रूप से 25 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की जनता ने लोगों को दे दी। वहीं आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से पार्टी के एक कार्यकर्ता का, जिनको मैंने खुलकर 25 सितंबर को ये कहा था कि 27 तारीख का भारत बंद जो है, जो किसान कर रहे हैं, किसान मोर्चा का जो मैसेज है, आपने उसमें हिस्सा लेना है और आपने उस बंद को पूर्ण रूप से सफल बनाना है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पे भी था, जहाँ जहाँ बंद का आयोजन था, उसमें बड़ी संख्या में पहुँचा और उसने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई। उसके लिए उन सबका भी आभार व्यक्त। इस उपचुनाव के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का एक बयान आया कि ये चुनाव जो है इनेलो के लिए एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी जेजेपी के लिए अवसर है। वो अवसर कैसा मानते हो, चुनौती को? आप चुनौती तो लोगों की है। ये चुनाव जो है किस बात का होगा कि मतदाता इन 3 किस्म के काले कानूनों को हिमायत करता है या उनकी मुखालफत करता है। वो इनको इस बात पे मोहर लगा देगा खुल करके कि कृषि के 3 काले कानून जो बनाए ये गलत है या ठीक है, इस बात पे ही चुनाव होना है। अगर हम बात करें जो चुनौती कहते हैं, मैं उनको तो निमंत्रण दूंगा कि आप आओ और आकर के इन लोगों को समझाओ कि तुम्हारे बनाए हुए कानून जो नहीं है। ये चुनाव मेरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं, ये चुनाव किसी और पार्टी का नहीं। ये चुनाव तो कृषि कानून के हक और खिलाफ है, क्योंकि इस्तीफा मैंने इस बात पे दिया था कि कानून गलत है। अब वो लोग जो मतदाता है वो मेरी बात को सही साबित करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं या किसी और के पक्ष में वोट डालते हैं, फैसला करते हैं। अभय जी, अभी ये कहा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कि जो उम्मीदवार है वो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन का होगा, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के ही समर्थित उम्मीदवार को उतारा था। तो आप क्या कहेंगे कि जो हरियाणाबाद में जेजेपी का उम्मीदवार आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आपकी मुखालफत की राजनीति जेजेपी कर रही है? उनके अध्यक्ष चुनाव आ गए थे, मंत्री रहते चुनाव, अब उनके लिए अच्छा मौका है, उपचुनाव हो रहा है, वो आकर के लड़े। उनको अपनी पार्टी की लोकप्रियता पे इतना ही घमंड है, तो आए और चुनाव लड़े। कोई भी चुनाव लड़े, जब मुख्यमंत्री सभी मार्केट लड़े, ये फैसला वहां की जनता करेगी। 25 सितंबर का आपने निमंत्रण दिया था, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, उनको उन्होंने स्वीकार किया, आप आए, और आगे कोई निमंत्रण है क्या चुनाव में? मैं बिल्कुल उनको इस बात का निमंत्रण दूंगा कि अगर आप किसान के हितैषी हैं, आप चाहते हो कि कृषि के काले कानून गलत बने, तो मैं उनको नहीं, मैं उन सब नेताओं को निमंत्रण दूंगा
जो इन कानूनों के खिलाफ है। और उनसे कहूँगा कि अब आओ हर आ करके खुल करके इस किसान की लड़ाई को लड़ने का अगर क्या आप उपचुनाव करेंगे इलाहाबाद की या किसी की को? ये फैसला 3 तारीख को होगा। 3 तारीख को मैंने हल्के की मीटिंग बुलाई है और मुझे लगता है कि उस मीटिंग के अंदर हजारों की संख्या में लोग आएंगे और वो लोगों पे हम छोड़ देंगे, वो फैसला करेंगे कि कौन चुनाव लड़े। जिसका नाम वो तय करेंगे, हम उसी को चुनाव लड़ेंगे। इलाहाबाद की जनता फैसला करेगी ना कि पार्टी के? इलाहाबाद की जनता ही फैसला करेगी, क्योंकि इलाहाबाद की जनता ने ही मेरे इस्तीफे का फैसला किया था और वही फैसला करेंगे कि कौन चुनाव लड़े। उपचुनाव के लिए क्या तीनों कृषि कानून भी मुद्दे होंगे या और जो प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों में प्रदेश में बिल्कुल चल रहा है? एक ही मुद्दा है, मैंने इस्तीफा इस बात पे दिया था ये कानून गलत पड़े हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर इस चुनाव को लड़ेंगे, इसी को ही लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। क्या दुष्यंत के साथ किसी तरह का मर्जर या किसी तरह की बातचीत की कोई संभावना है? किसके जेजेपी किसके साथ? दुष्यंत के साथ। किसके साथ? आपकी पार्टी के अंदर मतलब है कि आपकी पार्टी का? कि मतलब फ्यूचर में मेरी मुझे लगता है आपके पास सवाल खत्म हो गए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।